जय जोहार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। जो करंट अफेयर में जो अभी लास्ट 15 दिन से जो हुआ है करंट अफेयर नवंबर का, और वो जो ऐसा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ये जो करंट अफेयर है वो आपका CGPSC का एग्ज़ाम या कोई भी PSC का एग्ज़ाम जिसमें इंडिया सेक्शन आता है, ठीक है। आप SSC, रेलवे, बैंकिंग के भी लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेम टाइप के थीम से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें है भारत में 1 से 15 नवंबर तक, ठीक है, जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा किस जनजाति नेता के गौरवशाली और वीरता के लिए 150वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। आज इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जानते हैं किसका? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा बोल सकते हैं या फिर धरती आबा भी बोलते हैं, ठीक है। धरती आबा, धरती के पिता धरती आबा, उनका जन्मदिन है। और आज ही के दिन क्या हुआ था? आज ही के दिन झारखंड राज्य बना था। क्या बना था? झारखंड राज्य बना था। और ये झारखंड से रहने वाले हैं, तो उनका कौन सा जयंती है? 150वां जयंती। और उसका 150वां जयंती के लिए हम लोग क्या है? पखवाड़ा बना रहे हैं। पखवाड़ा, जनजाति गौरव दिवस पखवाड़ा। और पखवाड़ा का मतलब कितना होता है? 2 सप्ताह, 15 दिन। तो किसके? बिरसा मुंडा जी की जयंती के। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई है हमको। तो बिरसा मुंडा कौन है, क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, ठीक है। उनका जो तरीका है जिसको उलगुलन बोलते हैं, है ना, ये सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिक्शनरी.com, ठीक है। डिक्शनरी.com ने 2025 के लिए किस शब्द को वर्ष का शब्द चुना है जो इंटरनेट स्लैंग और डिजिटल युवा संस्कृति को प्रभाव को दर्शाता है? तो डिजिटल.com में उसने जो डिजिटल इंटरनेट स्लैंग और डिजिटल युवा संस्कृति, जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? जेन जी, है ना। जेन जी जनरेशन वाले कौन सा वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं? तो उसमें से एक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वर्ड था जिसको कौन सा था? क्या था ये वर्ड? 67 नहीं है, ये वर्ड है 67 है ना। तो उसको क्या है कि अमेरिकन मार्केट में जब जेन जी बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं, अल्फ़ा जनरेशन आ रहा है बोलते हैं। जैसे कि जेन जी को बोलते हैं 1997 के बाद वाले, ठीक है। उससे पहले वाले का 90 से लेके 1990 से लेके 2000 1997 या 2000 तक हम लोग मिलेनियम बोलते हैं, और उसके बाद वाले को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं। और ये जो नॉमेनक्लेचर होता है वो हमारे यहाँ से नहीं होता, ये अमेरिका के जो युवा और वयस्क, और वो लोग क्या है, नया कल्चर और नया तरीका लेके आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब जगह फैल रहा है उसका। तो जो यूथ जो इंटरनेट के माध्यम से जो नया कल्चर, नया पद्धति या फिर नया प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो उन लोग का जो स्लैंग वर्ड जो आपका US में और यूरोप में चला था 67, ठीक है, 67 को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते थे, तो वो बन गया है इन वर्ड्स का शब्दावली, ठीक है ना, डिक्शनरी.com। फीमो भी आप सुने होंगे, फीमो भी बहुत ज़्यादा चलता है। फीमो का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। फीमो वर्ड क्या होता है? इसका मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है कि अगर सब लोग नॉर्मल किसी ट्रेंड में चल रहे हैं तो मुझे भी ट्रेंड में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो आप क्या हो जा रहे हैं? फीमो महसूस होता है। या फिर एक मार्केटिंग का भी स्ट्रेटेजी रहता है, फीमो मार्केटिंग करते हैं। अगर सब कोचिंग जा रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, है ना। तो ये जो चीज़ आता है क्योंकि फीमो मार्केटिंग का हिस्सा रहता है, तो ये वर्ड भी आपको पता रहना चाहिए। ऑप्शन सी का, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 67। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि जेन जी जनरेशन कौन सा वर्ग को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार के कटिहार जिले के किस झील को वर्ष 2025 के अंत में भारत का 94वां रामसर स्थल और बिहार का पहला सामुदायिक संचालित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? तो आर्द्र भूमि के लिए क्या है? आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण के लिए हम लोग ने
एक कन्वेंशन ज्वाइन किया है जिसको रामसर कन्वेंशन बोला जाता है या फिर रामसर स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, तो ये रामसर कहाँ पे है, ये जगह कहाँ पे है, ईरान पे है। वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और बोले थे कि हम लोग को आर्द्र भूमि को बचाना है। आर्द्र भूमि को क्यों बचाना है, क्योंकि आर्द्र भूमि ऐसा होता क्या है, आर्द्र भूमि जनरली क्या है, एक ट्रांजिशन जगह पे होता है। ट्रांजिशन जगह पे मतलब एक लैंड हो गया और एक पानी, तो उन लैंड और पानी के बीच में जो दलदल जैसे जगह जो मिलता है उसको हम लोग आर्द्र भूमि बोलते हैं। और उसको बचाना क्यों जरूरी है, बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रहता है, जैव विविधता रहता है, जैव विविधता रहता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग का संरक्षण एरिया है, अगर वो ही खत्म हो जाएगा तो पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि कन्वेंशन बना है और लगातार 94 हो गया, लगातार हम लोग का लास्ट अगर 1-2 साल में देखा जाए तो लगभग 40 से 50 नए स्थल जुड़े हुए हैं। और जो नए स्थल जुड़ते हैं तो आगामी कोई सा भी एग्जाम रहता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बिहार का सामुदायिक संचालित आर्द्र भूमि है। और ऐसे इसी टाइप के छत्तीसगढ़ ने भी जो वन विभाग है उन्होंने लॉन्च किया है युवा मित्र बोल के। ठीक है ना, युवा वेटलैंड मित्र लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार में। और क्या छत्तीसगढ़ में कितने रामसर स्थल हैं अगर बोला जाए तो, नहीं, रामसर स्थल को चिन्हित करने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है सर छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक, हाँ, छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने। ठीक है, वो जो वेटलैंड मित्र के नाम पे, तो हम लोग भी सोच रहे हैं खोज रहे हैं कोई ऐसा आर्द्र भूमि है जिसको हम लोग संरक्षित कर सकें और रामसर स्थल के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अभी तक हमारे में नहीं है। ठीक है ना, हमारे राज्यों में नहीं है, लेकिन खोज रहे हैं किसी ऐसे जगह को और उसके लिए अभियान स्टार्ट किया है वन विभाग। ठीक, और जैसे कि हम लोग का यूनेस्को का भी बहुत सारा चल रहा है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि ये हम लोग का सिरपुर का एरिया है, यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में सूची करना रहता है। वैसे रामसर के लिए भी हम लोग प्रयास जारी है, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी नहीं है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, किस देश को 2025-2029 के अवधि के लिए यूनेस्को, देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक रिसर्च कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के लिए चुना है। ठीक है, किसको, कौन से देश को चुना है, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हम लोग देखते हैं तो रिसेंटली पिछले महीना अगर हम लोग पढ़े होंगे तो 13वां भारत का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया, जो आपका उत्तराखंड में जो कोल्ड डेजर्ट को, किसको, कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क को घोषित किया गया यहाँ पे। तो ऐसे हमारा तीसरे हो गए हैं। तो यूनेस्को हमेशा न्यूज़ में रहता है, बायोस्फीयर के लिस्ट हो गया या फिर यूनेस्को हेरिटेज साइट का लिस्ट आता है, तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। तो ये जो 2025 से 2029 के लिए कौन सा देश को चुना गया है समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कौन सा, ओमान। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा 13th नंबर हमारे पास नया आया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले भी है हम लोग का। ठीक, तो आपको ये पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई। ठीक है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो G7 का क्या भारत हिस्सा है, सबसे पहला चीज़ G7 का क्या भारत हिस्सा है, आंसर क्या होगा, नहीं, भारत हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, ये पता रहना चाहिए, क्योंकि G7 जो कंट्रीज है ये किस टाइप के देश का कंट्री है, ये लोग औद्योगिक हो चुके हैं, डेवलप कंट्री हो गए, इंडस्ट्रियलाइज हो गया है। वैसे कंट्री कौन कौन से हैं, पहले ये G8 था, कैसे था, पहले G8 था, लेकिन 2014 में रशिया को इसको बाहर निकाल देते हैं, रशिया को इससे एग्जिट कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्रीमिया का इशू हो गया था, यूक्रेन का क्रीमिया का जो एरिया है उसको एनेक्स कर दिया था, तो अब G7 बच जाते हैं। अब आपको पता रहना चाहिए कि G7 में कौन कौन से कंट्री होते हैं। तो पहला जो कंट्री होता है इसमें जो पहला कंट्री कौन है, अमेरिका है, USA। दूसरा कंट्री अगर आपको बोला जाए तो UK है। तीसरा कंट्री आपको बोला जाए तो क्या है, जर्मनी है। चौथा कंट्री आपको बोला जाए तो इटली है। पांचवा कंट्री आपको बोला जाए तो क्या है, इटली है। उसके बाद कनाडा है।
उसके छठवां कंट्री अगर आपको बोला जाए तो कौन सा है? फ्रांस है। ये सब क्या कहाँ की कंट्री है? अगर यूएसए और कनाडा को हटा दिया जाए तो बाकी सब कहाँ के कंट्री है? यूरोप के कंट्री है। लेकिन यहाँ एक कंट्री एशिया का भी है। तो एशिया का जो एक कंट्री है वो कौन सा कंट्री है? जापान। जापान में भी औद्योगिकरण हो गया है, डेवलप कंट्री हो गया है, तो जापान एक एशिया कंट्री है। अब जनरली लास्ट 3-4 साल से क्या हो रहा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल इन्विटीज बुलाते थे, प्राइम मिनिस्टर जी जाते भी थे। लेकिन क्या है कि भारत और कनाडा का रिलेशन देख रहे हैं, तो इस बार कनाडा में हुआ था। और भारत और कनाडा का रिलेशन किस मुद्दे के कारण खराब रहता है? खालिस्तान के कारण। क्योंकि उन लोग क्या है कि कुछ लोगों को सपोर्ट करते हैं जो हम लोग बैन करके रखे हैं। और तो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर जी गए नहीं, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे और वहाँ पे विदेश मिले थे, मतलब विदेशों से। तो ये इस बार कहाँ पे हुआ था? कनाडा पे हुआ था। ठीक है, ये पता रहना चाहिए, G7। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना जो क्षेत्रीय जल सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है? जो अच्छे से जल का जो अच्छे से कंजर्वेशन या फिर उसको बोल सकते हो कि जल प्रबंधन अच्छा से किया, ऐसे करने के लिए एक राज्य को और संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में उसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो कौन सा राज्य है? ठीक है, ये कौन सा देश है? तो जनरली क्या होता है कि कोई ऐसा देश जो कुछ अच्छा काम करता है और हमारा पड़ोसी रहता है, उसको हमको याद करके रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम वाला वो कॉन्स्टेंटली देखते रहता है आपके पड़ोसी, कंपटीशन भी तो उससे होता है। तो क्या भारत को नहीं, नेपाल को नहीं, श्रीलंका को नहीं, ये कौन सा देश को दिया गया? बांग्लादेश को दिया गया। अब जानते हैं बांग्लादेश में अभी यूएन है, मतलब अमेरिका बैक्ड वाई है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फिर भी इन्होंने वाटर संरक्षण के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि 3-4 चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। एक तो आपका एनर्जी सिक्योरिटी का, एक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, साइंस एंड टेक में कुछ, ठीक। तो इसमें एक जो है कि आपके पास रिसोर्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले अगर देखा जाए तो मिस्र इजिप्ट में लगभग 15 बिलियन घन फीट गैस के भंडार पाया गया है। तो जहाँ पे गैस मिलेगा तो अचानक उसके पास क्या हो जाती है? स्ट्रेटेजिक आपका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा गैस मिला है। बढ़ाने वाले नए प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पे हुई है? तो अब वो जगह भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो ये जगह कहाँ पे हुई, कहाँ पे मिली है? मिस्र के। और न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अचानक इतना गैस मिलेगा, तो आप जान रहे हो अब गैस से ही हम लोग खाना बनाते हैं, गैस से ही हम लोग क्लीन एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। और यूरोप में भी इतना ठंडी एरिया में भी गैस का ही यूज़ करते हैं कई पावर प्लांट में। तो कौन सा जगह? बदर 15 क्षेत्र पश्चिम मरुस्थल में, वहाँ के मिस्र के। सेनाई पेनिसुला भी आपका जो है वो मिस्र में है। सेनाई पेनिसुला कहाँ पे है? अगर हम लोग इजिप्ट को देखा जाए तो इजिप्ट कहाँ पे है आपका? इजिप्ट जो देश है कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में है। और अगर देखा जाए तो ये, ठीक है ना, ऐसे है। तो यहाँ पे कौन सा है? सुएज कैनाल है, ठीक है। इधर ऊपर में जो एक जो ये ऐसे है और उसके बाद यहाँ पे इजराइल है, तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेनाई पेनिनसुला, ठीक। सुएज कैनाल यहाँ पे है। और यही इजिप्ट में कौन सी नदी है? इजिप्ट बहुत बड़ा सभ्यता था, तो कौन सा नदी गुजर के जाती है? एक बेसिक चीज़, कौन सा नदी गुजर के जाती है यहाँ से? दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी। तो एक बेसिक चीज़ हमें एकदम पता रहना चाहिए जीके सेक्शन में, क्योंकि एकदम ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमको बताना है। तो हम लोग करेंट अफेयर बड़े पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम लोग स्टैटिक को भी देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंट अफेयर का भरे न्यूज है, लेकिन उसमें हम लोग ज्योग्राफी भी देखेंगे। अमेजन वर्षा वन को पुनर्स्थापित करने के लिए
2 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए किस बड़ी टेक कंपनी ने ब्राजीलिया स्टार्टअप मोबाक के साथ साझेदारी की है? ठीक है ना, ये करेंट का न्यूज है। अमेजन का फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो अमेजन कहाँ पे है? अमेजन कहाँ पे है? तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे है। अमेजन है आपका ब्राज़ील में। कहाँ पे है? ब्राज़ील के साथ साथ और छोटे छोटे देश में है। और ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका उसमें है। तो और ये ब्राज़ील के बहुत बहुत बड़े बड़े घने जंगल है। और अभी तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा न्यूज में है, क्योंकि ब्राज़ील को क्या भी कहा जाता है? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे। एक तो अमेजन का नदी है जो कि भारिता के दृष्टि से सबसे ज़्यादा पानी लेके गुजरता है, और इसमें सबसे बड़ा क्या है? जंगल है। अब उस जंगल को क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में कट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो कंपनी है, ठीक है, स्पेशली जो गूगल कंपनी अब क्या है कि कार्बन क्रेडिट का नया सिस्टम आया है, ठीक है ना। जितना पेड़ लगाओगे उतना कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा, ठीक है ना। और उसका एक अगला अलग से इकोनॉमी बनते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, एक पेड़ माँ के नाम जो लगाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? जो अदानी जी और सब कुछ लगा रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्बन को सिंक्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्बन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और हमारा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें हम लोग का लक्ष्य है कितना? 2 से 3 लाख टन जो है हम कार्बन को कैप्चर करेंगे। तो कार्बन कैप्चर करने के लिए क्या है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग तरीका है। तो पेड़ लगाना भी एक तरीका है। तो ये क्या है कि जो अमेजन वर्षा में गूगल कंपनी ने एक मोबाक के साथ समझौता किया है। तो गूगल को करने की ज़रूरत क्या पड़ रहा है? तो हमको पता चलेगा जो हम लोग का डिजिटल जो एरा चल रहा है उसमें डाटा सेंटर की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। डाटा सेंटर के लिए आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए। पावर के लिए आपको क्या चाहिए? वन को कटाई करोगे, ठीक है ना। तो क्या है कि वो भरपाई भी तो करना पड़ेगा ना किसी अंदाज में। तो हमको यहाँ पे समझ में आता है कि गूगल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी भी ऐसा स्टेप ले रही है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है। और इसी कारण है कि देश का पहला डाटा सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? नया रायपुर में। क्योंकि नया रायपुर और भी CBD के पास जो बनाया गया है, देश का पहला डाटा सेंटर पार्क क्यों बनाया गया है? क्योंकि डाटा सेंटर पार्क के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए? एक तो पानी चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? बिजली चाहिए। तो हमारे पास पावर हाउस है छत्तीसगढ़, तो बिजली हमको यहाँ पे उपलब्ध है। इसी कारण हम लोग ने डाटा सेंटर भी यहाँ पे बनाया है। तो समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में दूसरी विश्व सामाजिक विकास शिखर बैठक कहाँ पे आयोजित हो रही है? तो सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? तो कहाँ पे हो रहा है? तो ये जो है पहला, दूसरा कहाँ पे हो रहा है? तो दूसरा कहाँ पे हो रहा है? दोहा, कतर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2025 में कौन सा देश पूरी तरह से नकदी रहित राष्ट्र बन गया है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक बदलाव का नेतृत्व कर रहा है? तो कौन सा देश है जो पूरी तरह कैशलेस हो गया है, यानी कि पूरा डिजिटल ट्रांजेक्शन से चल रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश हो सकता है? नॉर्वे नहीं है, ये स्वीडन है। स्वीडन एक कंट्री है। कहाँ पे है? यूरोपियन यूनियन में, या फिर यूरोप में देखोगे तो यहाँ पे ऐसे ऊपर में 2 झन दिखते हैं। तो ऊपर का नाम नॉर्वे है, नीचे का नाम क्या है? स्वीडन है, ठीक है, वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी बड़े मज़ेदार हैं। भारत के किस राज्य ने कोस्टा रिका को अपनी पहली फोर्टिफाइड राइस कर्नेल निर्यात खेप भेजकर वैश्विक पोषण लक्ष्यों को बढ़ावा दिया है? तो कौन सा राइस को एक्सपोर्ट किया है? कोस्टा रिका, ठीक है। कोस्टा रिका आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है कि हम लोग राइस भेजे हैं, और राइस भी क्या है कि फोर्टिफाइड राइस में हम लोग क्या बोलते हैं कि कई बार उसमें क्या है कि विटामिन ए को ऐड करते हैं, ठीक है। उसमें कई बार जिंक को ऐड करते हैं। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट को ऐड करने के बाद उसको फोर्टिफाइड बनाया जाता है, ताकि जो ऐसे न्यूट्रिएंट है जो शरीर के लिए ज़रूरी है वो उसमें रह सके।
तो कौन सा राज्य है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है राइस? वेस्ट बंगाल, लेकिन वो राज्य नहीं है। उसके बाद कहाँ पे होती है? पंजाब, वहाँ उस राज्य ने भी नहीं भेजा है। तो कौन सा राज्य है? गर्व की बात है, ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। तो बहुत प्रोबेबल है ऐसे क्वेश्चन आने का। IGKV वालों ने बहुत अच्छा राइस का निर्माण किया है ना, जिसमें जिंक को इनबिल्ड कर दिया है, लो GI है, यानी कि जो शुगर के पेशेंट है ये भी ये राइस को खा सकते हैं। फोर्टिफाइड नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, फोर्टिफाइड में क्या करते हैं हम लोग, उसमें नया अंश मिलाते हैं, जैसे कि विटामिन A मिला दिए, जिंक मिला दिए, उसको क्या है हाइब्रिड टाइप का बनाते हैं, है ना। तो फोर्टिफाइड राइस छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा? कोस्टा रिका को लिख दो, हमारे छत्तीसगढ़ से भेजे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2025 में किस देश ने विश्व का पहला पीढ़ीगत तंबाकू और धूम्रपान प्रतिबंध लगाया, जिसका उद्देश्य तंबाकू मुक्त भविष्य बनाना है। तो कौन सा देश है जो पूरा बैन कर दिया है किसको? टोबैको और स्मोकिंग। तो ऐसा कौन सा देश है? ये देश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फिर से वही थीम, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश है, अगर वो कर दिया है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। न्यूजीलैंड नहीं है, सिंगापुर नहीं है, अब बताओ कौन सा देश हो सकता है? भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स में अच्छा से आता है, लेकिन ये देश कौन सा है? थोड़ा सा मालदीव, ठीक है। मालदीव जैसे कि बहुत सारे नशा को बैन करते हैं, ठीक है ना, इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। मालदीव में बैन कर दिया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पता रहना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन है, एक ये थीम है, कौन सा थीम से? जैसे कि अभी 150वां जयंती चल रहा था, ठीक है, 100th जयंती होता है और 50th होता है, 75th होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो उसको हिस्ट्री के साथ जोड़ के आते हैं। तो 1924 में रविन्द्रनाथ टैगोर किस देश गए, जिन्होंने अपनी यात्रा के 100वीं वर्षगांठ पर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान को चिन्हित किया है? तो भारत सरकार ने उनके 100 साल जाने के बाद एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक कार्यक्रम रखा है। तो ये बता रहे हैं कि कौन सा देश गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर 100 साल पहले, ठीक। तो ये कौन सा है? कोरिया, वियतनाम, जापान, नहीं ये चीन। चीन के साथ अब देखो थोड़ा सा रिश्ता बेहतर हो रहा है, तो क्या है कि रिश्ता बेहतर करने के लिए पुराने ऐतिहासिक जो यात्राओं को मिला के कुछ ना कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, अभी 2025 में 420 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर विश्व का सबसे तेज बुलेट ट्रेन कौन सा बन गया है? तो अभी रिसेंटली नया बुलेट ट्रेन आया है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है और कौन सा देश ने? शिंकानसेन हम लोग सुनते हैं जापान की, ठीक है ना। मैगलीव सन जो है, और इसी का हम लोग का जो वर्जन है हमारे भारत में भी बना रहे हैं, अहमदाबाद से लेके जो मुंबई तक के लिए बुलेट ट्रेन। लेकिन अभी जो विश्व रिकॉर्ड बना है उसका नाम क्या है? CR450, ठीक है, नाम में ही 450 है, चाइना का। तो चाइना ने सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन बनाया है। मैगलेव जो मैग्नेटिक लेविगेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बुलेट ट्रेन चलाती हैं। तो मैग्नेटिक लेविगेशन से होता क्या है कि ऊपर में पोलार रहता है, नीचे में जुड़ता नहीं है, ठीक है ना, ऊपर ही ऊपर सतह से पोलार चेंज होता है, ऊपर जाता है। तो जब घर्षण ही नहीं होगा तो क्या है, स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड कम क्यों हो जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन के आ जाने के कारण होता है। और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और ज़्यादा स्पीड होगा तो हीटिंग का चांस हो जाता है। तो उसमें जो मैगलेव तरीका है तो ये फिसलता है धाए से, ठीक है ना, इसके कारण क्या हो जाता है, स्पीड फास्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो 2025 में भारत का सबसे बड़ा और विश्वसनीय सूरजमुखी तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है, जिसने यूक्रेन को पछाड़ा है? तो जैसे कि हमको पता है, हमको दोनों टाइप के तेल में, बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल भी बाहर से मंगाते हैं, और खाने के लिए भी जो मस्टर्ड ऑयल तेल है वो भी बाहर से आता है, ठीक है ना, बहुत सारा, क्योंकि आपूर्ति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग हर सब्जी में तेल लगाते हैं, है ना। तो क्या है कि एक जो सूरजमुखी का तेल है हम लोग सबसे पहले कहाँ से लेते थे? यूक्रेन। जो यूक्रेन का एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया है,
रशिया क्यों इंटरेस्टेड है यूक्रेन में? ऐसा नहीं है कि यूक्रेन से थोड़ा सा हो चाहिए, क्योंकि रशिया का इनहेरेंट फियर है, क्योंकि रशिया के पास ज़मीन इतना उपजाऊ नहीं है, यूक्रेन के पास बहुत अच्छा ज़मीन उपजाऊ है। इवन जो यूक्रेन का जो एरिया है जिसको ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप भी बोला जाता है, ठीक है ना, इतना उपजाऊ है। और वहाँ पे उपजाऊ है, दूसरा फसल होगा तो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या भी ज़्यादा रहेगी। एक रशिया का डर ये भी है कि उनका जनसंख्या पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, तो पॉपुलेशन कहाँ से आएगा कभी लड़ाई करने के लिए। तो क्या है कि यूक्रेन बहुत मल्टीपल रीजन के कारण रशिया को चाहिए। तो हम लोग ने क्या है कि जो सूरजमुखी का तेल भी वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है, तो हम लोग सबसे बड़ा यूक्रेन को पछाड़ के हम लोग कहाँ से, रशिया से भी तेल लेने में आगे हो गए हैं। तो खाने का तेल तो है ही, और बाकी दूसरा तेल में भी नंबर 1 हो गए हैं, पेट्रोल में भी नंबर 1 हो गए हैं, ठीक है ना, हो गया ईरान इराक को पछाड़ के। तो रशिया हम लोग का एक तरह से ऑल टाइम फेवरेट दोस्त की तरह भूमिका अदा कर रहा है आज भी, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका का भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस हिसाब से अभी चल रहा है और नहीं किया जा सकता, जिस हिसाब से इनडायरेक्टली रूप से पाकिस्तान को जब सपोर्ट कर रहे हैं, आज फिर से ब्लास्ट हो गया हमारे श्रीनगर में, ठीक है ना। और जिस हिसाब से अमेरिका और पाकिस्तान का एक जो पीछे से दोस्ती है, वो भारत के लिए हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे और समझ रहे हैं। 2025 में डिजिटल वित्त में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में JPYC नामक विश्व का पहला येन पॉन्ड स्टेबल कॉइन किस देश ने लॉन्च किया? तो एक नया वर्ड है स्टेबल कॉइन। आजकल एडवर्टाइज में देखते रहते हैं कि इन्वेस्ट करो स्टेबल कॉइन पे, ठीक है ना। तो स्टेबल कॉइन क्या है? एक ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी जैसे है, ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी है ना, क्रिप्टो करेंसी जिसको बोलते हैं स्टेबल कॉइन। उसमें भी क्या है कि आप इन्वेस्ट करोगे तो हर साल या फिर हर वो में आपको इंटरेस्ट के हिसाब से मिलते रहेगा। तो ऐसे क्या है कि स्टेबल कॉइन का कई सारे कंट्रीज़ ने, इवन जो पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा है, ठीक है ना, अमेरिका को। और बहुत सारे देश में जो बिटकॉइन है उसका भी जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट भी लगभग 3 से 4 ट्रिलियन हो गया, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के आसपास घूम रहा है। मतलब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे भारत का इकोनॉमी को कोई इग्नोर नहीं किया जा सकता, वैसे पूरा क्रिप्टो का भी मार्केट चल रहा है। तो उसमें जो येन पैक्ड स्टेबल कॉइन कौन सा देश ने लॉन्च किया है? येन कहाँ का करेंसी है? येन कहाँ का करेंसी है? येन कहाँ का करेंसी है? जापान का, ठीक है। तो जापान के पास इन्वेस्टमेंट बहुत है, पैसा है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा मेहनत करके पैसा बनाया है, तो वो इन्वेस्ट कर करके आगे बढ़ते हैं। इंडिया का अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई देश के कंट्री के फाइनेंशियल इन्वेस्ट किए हैं तो वो हम लोग का क्या है? जापान है। अगर लास्ट 10-15 साल से देखा जाए तो हमारा सबसे अच्छा पार्टनर फाइनेंशियल टर्म में कोई है तो वो कौन सा है? जापान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इवन हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब भी जापान गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में भारत के स्वर्ण भंडार पहली बार $100 बिलियन की महत्वपूर्ण सीमा पार कर गई है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का लगभग कितना प्रतिशत है? तो किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होता है कि एक रिजर्व करेंसी रखते हैं जो SDR के फॉर्म में होता है। CGPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है कि कितना % IMF में भारतीय मुद्रा का प्रतिशत में है, और उसके हिसाब से आपका वोटिंग राइट भी डिसाइड होता है ना, कितना SDR है। और SDR का हम लोग यूज़ कब करते हैं? फॉरेन देश के साथ हम लोग को व्यापार करने में यूज़ करते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस ना हो बोल के हम लोग क्या करते हैं? डॉलर रखे रहते हैं। अब इसी डॉलर तो SDR भी रखे रहते हैं, ठीक है, डॉलर के फॉर्म में। उसके बाद गोल्ड भी रहता है कुछ फॉर्म में, फिर गवर्नमेंट बॉन्ड भी रहता है अलग अलग देश का, ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ रहते हैं, तो अलग अलग % रहता है। तो उसमें क्या है कि जो स्वर्ण है या फिर गोल्ड है, अचानक उसका भाव बढ़ गया तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसका % भी बढ़ जाएगा। तो अभी कितना % हो गया पूरा वैल्यू का? 14.7%। तो ये बहुत ही टेक्निकल है और डायरेक्टली व्यापम और SSC टाइप में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा न्यूज में है। किस कंपनी ने इंडी QA लॉन्च किया है, जो भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों की
एआई समझ का मूल्यांकन करने वाला पहला भारत केंद्रीय एआई बेंचमार्क बन गया है। तो क्या है कि अभी पूरा रेस चल रहा है किस चीज़ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक लैंग्वेज मॉडल बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LLM, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारा है, जैसे कि आप सुनेंगे चैट जीपीटी, गूगल का है जेमिनाई, ग्रॉक ट्विटर का है या फिर इलन मस्क का है, वैसे परप्लेक्सिटी, ये सब सुने होंगे, इसका आप क्या पता यूज भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, एक डिकोडिंग कर दिया है, लैंग्वेज कैसे काम करता है और कैसे करके कोई दूसरा नेक्स्ट वर्ड आना चाहिए। तो पूरा जनरेटिव एआई बनाए हैं, जनरल पर्पस एआई बनाए हैं। अब उसको क्या है कि अब अंत में क्या होता है कि पूरा दुनिया किसके ऊपर काम करता है, स्टोरी के ऊपर। आपको मैं जो कन्वे कर रहा हूँ अलग अलग भाषाओं का संकीर्ण करके ही तो बता रहा हूँ, जो आप भी समझ पा रहे हैं मैं भी समझ पा रहा हूँ। तो वैसे भारतीय भाषा और संस्कृति को के लिए एआई बेंचमार्क जो बनाए हैं, एक इंडिया क्यूए लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी लॉन्च किया है, ये ओपन एआई ने। किसने, ओपन एआई, नाम सुने होंगे, सैम एल्टमैन का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, सैम एल्टमैन जिसके सीईओ हैं, ठीक है ना, ओपन एआई कंपनी है, ठीक है ना, जो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की भी बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। ये एआई के जगत के पायनियर में से एक हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें भारत होना चाहिए था ऑप्शन, और राइट होता तो बड़ा मज़ा आता, ठीक है, इंडिया होना चाहिए था, बट दुख की बात है नहीं है। किस देश ने थोरियम से यूरेनियम ईंधन में बदलाव करने वाले विश्व का पहला पिघला हुआ लावा रिएक्टर विकसित किया है, जो परमाणु ऊर्जा की तकनीकी में एक बहुत बड़ी सफलता है? तो क्या है कि कौन सा देश है जो थोरियम से यूरेनियम ईंधन का यूज़ कर रहा है और एक न्यूक्लियर पावर बनाया है और एनर्जी लेके आ रहा है? तो वो कंट्री अपना प्यारा भारत होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा थोरियम अगर कहीं है तो कहा जा रहा है कि हमारे तट पे है, ठीक है ना, वहाँ पे इतना सा लग 20 से 30% के आसपास इतना थोरियम है। उस थोरियम को अगर हम लोग यूरेनियम में कन्वर्ट करने का टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम लोग क्लीन एनर्जी का जो व्यवस्था आ जाएगी, और हम लोग का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बनाया है, तो उनका जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, थोरियम बेस्ड यूरेनियम पावर प्लांट से हम लोग बिजली उत्पादन करने वाले हैं। लेकिन हम लोग भी सफल हो जाएं, हम जल्दी से कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना ने ये चीज़ कर दी है, ठीक है ना, चाइना ने कर दिया है, चाइना आगे इसीलिए बढ़ते जा रहा है। हमें भी बहुत जल्दी करना पड़ेगा, और इसी के लिए सरकार ने एक वो बनाया है कि स्मॉल स्केल रिएक्टर भी बनाने की बजट में बात की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एआई के रेस में पीछे न हो जाए बोल के। कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने भारत के युवाओं को उन्नत एआई तकनीक से सशक्त बनाने के लिए 35,100 मूल्य की 18 महीने की मुफ्त गूगल एआई प्रो एक्सेस प्रदान करने के लिए गूगल की साझेदारी की है? तो ये कौन सा है, 15 से 25 साल के युवकों के लिए एआई का यूज़ करें, टूल का यूज़ करें, तो उसके लिए कौन सा, एयरटेल नहीं है, वोडाफोन नहीं है, बीएसएनएल नहीं है, वो कौन सा है, रिलायंस जियो ने। तो पहले से ही रिलायंस जियो इस सेक्टर में कूदना चाहता है, तो ये जो यूथ है इनको पहले से ही अपना कस्टमर बना रहा है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि सस्ता करके इंटेलिजेंस आप यूज़ कर सकते हो और अच्छा स्किल बन सकते हो, उसका अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। तो ये विन विन रिलेशन है, ठीक है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है और लोगों के लिए विन विन सिचुएशन भी है। शायद बिजनेस ऐसे ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत ने 2025 में अपना कौन सा विदेशी सैन्य अड्डा वापस ले लिया जो उसकी सीमाओं के बाहर उसकी एकमात्र कार्यशील सैन्य उपस्थिति का अंत है? तो भारत का एक मिलिट्री जो बेस बना था वहाँ से हम लोग ने विड्रॉल कर दिया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इस वॉर के टाइम में हम लोग ये नहीं दिखना चाहते हैं एग्रेसर के रूप में। शांति का हम लोग का एक जो गुडविल और शांति का एक मैसेज जो हम लोग भेजते हैं, आज तक पूरा इतिहास में हमने दूसरे के ऊपर वॉर नहीं किया, इन्वेजन नहीं किया,
तो ये क्या है, डियागो ग्रासिया नहीं है, ये तो हम लोग पढ़े थे हिंद महासागर में अमेरिकी और यूके का बेस है, ठीक है। कैंप ये भी नहीं है, अल मिनाल भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, एनीबियस, ताजिकिस्तान में जो था, ठीक है ना, वहाँ से हम लोग ने बाहर आ गए। नहीं नहीं, यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं, उसके ऊपर ताजिकिस्तान। हम लोग अगर एक्चुअली में हम लोग चाहते हुए थे कि जो अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, अगर आप देखा जाए तो अगर हम लोग का प्यारा भारत है, यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है। भारत अफगानिस्तान से चीन भी जा सकते हो, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया भी जा सकते हो, अफगानिस्तान से यूरोप भी जा सकते हो, अफगानिस्तान से आप अरब भी जा सकते हो, अफगानिस्तान से इधर भी आ सकते हो। तो अफगानिस्तान क्या है, एक सेंटर में है, ठीक है। अब इस जगह को अगर इसमें ये अगर सही हो जाएगा तो अचानक पूरा इंडिया का ट्रेड बढ़ जाएगा सब जगह पे, यहाँ का पूरा व्यापार चले जाएगा, यहाँ पे पूरा भारत और चाइना पूरा दुनिया में फिर से राज कर लेंगे। तो इस जगह को ना एक आदमी है उसको डिस्टर्ब करके रखना चाहता है, ठीक है, जानबूझ के, ताकि ना ये एरिया पूरा डिस्टर्ब रहे। तो ये डिस्टर्ब रहेगा, ये डिस्टर्ब रहेगा तो चाइना डिस्टर्ब रहेगा, इंडिया डिस्टर्ब रहेगा, इधर ईरान डिस्टर्ब रहेगा, सऊदी अरेबिया डिस्टर्ब रहेगा, इधर टर्की डिस्टर्ब रहेगा। तो कौन फ़ायदा उठाएगा, एक यूरोप और एक इधर ये, ठीक है। तो ये जगह को इसीलिए डिस्टर्ब करके रखना चाहते हैं, इसी कारण उसमें हर टाइप का साम दाम दंड भेद यूज करते हैं, संस्कृति का यूज़ करते हैं, रिलीजन का, और उसको क्या करके रहते हैं, डिस्टेबल करके रखे रहते हैं, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट, और उसी के कारण ही पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है अमेरिका का, ठीक है ना। अभी अमेरिका अंत में करेगा क्या, अफगानिस्तान में फिर से बॉर्डर बॉम्बिंग कराएगा पाकिस्तान का यूज़ करके। आज मतलब इस सप्ताह के अंत में हो ही जाएगा ऐसे लग रहा है, जिस हिसाब से पाकिस्तान जो गेम खेल रहा है, डट्टी गेम, ठीक है ना। अब उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से देखा जाए और इंडिया के लेंस पे अगर देखा जाए सिक्योरिटी के रीजन पे, तो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार बोलते हैं, तो रिलीजन से लेके सब कुछ फेयर है टाइप का लगता है कभी कभी। बट हम लोग का स्टैंड ये है कि रिलीजन का मिसयूज नहीं करना चाहिए किसी दूसरे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक जो न्यूज़ में रहता है कि सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन आता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम है युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति 2025। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, कोलंबो में नहीं, चेन्नई में नहीं, नई दिल्ली में ये नहीं, बेलगावी कर्नाटका में आयोजित किया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ हुआ था, कौन से देश का। ऑप्शन में आएगा बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, म्यांमार, मालदीव, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आ सकता है। इसको एकदम डिटेल में जाने की कोशिश करेगा तो एसएससी लेवल या व्यापम लेवल में ये आ सकता है, पीएससी लेवल में आएगा तो उधर वाला आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी का अनावरण किया जो घातक पोसीडॉन डूम्सडे अंडर वाटर ड्रोन को ले जाने में सक्षम है। ये भी डिफेंस का क्वेश्चन है। तो ये इस जो है खाबारोव्स्क ऐसे आता है, एस के वाला आता है, तो वो क्या है जनरली रशिया का होता है ना। तो वो उसका जो पनडुब्बी है सबमरीन, उसमें क्या है कि अंडर वाटर ड्रोन भी लेके आ सकते हैं। मतलब ड्रोन हम लोग जो सोचते हैं कि ज़मीन के ऊपर होगा, ऐसा नहीं है, समंदर के नीचे भी ड्रोन रहता है। ड्रोन का मतलब है UAE, ठीक है ना, अनआइडेंटिफाइड एरियल जो व्हीकल है, ठीक है ना, पानी के अंदर भी वो तैर सकता है वो, ठीक है ना, साइंसी कमाल करता है। तो ये कौन सा देश हो जाएगा आपका, रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल जो अभी रिसेंटली हुआ था, पाकिस्तान सीमा के साथ संयुक्त सैन्य शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कहाँ पे आयोजित किया गया था, ठीक है। शोकेस जॉइंट मिलिट्री स्ट्रेंथ अलॉन्ग पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने हम लोग ने किया था। तो कहाँ पे किया होंगे हम लोग, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, ठीक है, ये कहाँ पे किए हैं, गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। तो वहाँ पे फिर जैसे सर क्रीक वाला जगह पे हम लोग ने किया था, कहाँ पे, सर क्रीक वाला इशू आपको देखा होगा, ठीक है। और हम लोग कॉन्स्टेंटली अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है बोल रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली जैसे कि
दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, फिर इस्लामाबाद में, अभी रिसेंटली जो सवेरे जो कश्मीर में फिर से ब्लास्ट हुआ है। तो क्या कि कॉन्स्टेंटली हम लोग स्टेट ऑफ वॉर में हैं ऐसे लगता है, ठीक है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ है कोई भी चीज़। आसपास में इंटरनल सिक्योरिटी भी मॉडल आ रही है और एक्सटर्नल। अच्छी बात ये हुआ कि बिहार जीत के थोड़ा सा स्टेबल हो गया है सरकार, जो दो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी से जो मिलके सरकार चला रही थी, अब उसमें स्टेबिलिटी आ गई है, समझ जाओ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो 2025 में छठी एशियन व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतने के बाद भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। लास्ट हम लोग 2 साल से देख रहे हैं इतने ग्रैंड मास्टर निकल रहे हैं, और हम लोग का एग्ज़ाम में भी ग्रैंड मास्टर दिख रहा है। तो अभी रिसेंटली जो 91st ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, राहुल VS, ठीक, राहुल VS है, ठीक है। विश्वनाथ आनंद तो बहुत पहले थे, ठीक है ना। भारत का ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस क्वेश्चन के आसपास CGPSC में आए, ठीक है ना। 2025 में भारत ने अपना पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता, बिल्कुल सही है। के लिए फाइनल में किस टीम को हराया, किस टीम को फाइनल में हराया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका को हराया, ठीक है ना। इस टाइप से भारत ने जो अजय ऑस्ट्रेलिया का जो दीवार था उसको तोड़ा है, ठीक है। तो उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कभी, और स्पोर्ट्स के न्यूज़ एक डेडिकेटली, क्योंकि इस साल 2025 में स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ हुआ है जो कि लास्ट बहुत साल से नहीं हो रहा था। जैसे कि वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका का जीतना, RCB का इतना साल का सूखा ख़त्म होना, तो बहुत सारे इस बार जो 2025 में ईयर ऑफ स्पोर्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एशियन यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने और विश्व के युवा रिकॉर्ड बनाने वाली ओडिशा की 16 वर्षीय जो वेट लिफ्टर है वो कौन है, तो कौन है, मीराबाई चौहान तो नहीं है, ठीक है, मलेश्वरी नहीं है, ये है प्रीति स्मिता भोई। क्या है, नाम क्या है, प्रीति स्मिता भोई। अब क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स में जनरली क्या हो जा रहा है, एक ट्रेंड के रूप में अगर देखा जाए तो ये चीज़ हो रहा है कि जो महिला जो प्रदर्शन कर रही हैं या फिर कोई अच्छी बच्ची हैं जो फर्स्ट करेज के साथ वहाँ तक पहुँची है, तो उनका नाम पूछा जा रहा है ना। तो हमको याद कर रख के रखना है, एथलेटिक्स में हो गया, तो पहले जनरली टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट में कंसंट्रेट रहते थे। अब क्या हुआ है, धीरे धीरे एग्ज़ाम भी फैला रहा है सब जगह पे, सब स्पोर्ट्स पे। अगला क्वेश्चन है, 2025 में नानजिंग में आर्चरी वर्ल्ड कप जो तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंडर आर्चर कौन बनी, तो तीरंदाजी में ही कौन बनी है, दीपिका कुमारी। तो पहले से हम लोग जानते हैं नंबर 1 है दीपिका कुमारी, ठीक है, किसमें, आर्चरी में, तीरंदाजी में, उनका नाम पता रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, ज्योति सुरेखा वर्णम हुए। आंसर क्या हो जाएगा, ज्योति सुरेखा वर्णम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक, 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना, ठीक, स्मृति मदाना, सफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और मिथाली राज। तो कौन बना है, सफाली वर्मा, इसको बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे एम्बेसडर बनेंगे जो क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, तो एक बार आपको को देख के जाना है एग्ज़ाम से पहले, ये चीज़ हम लोग ने कर लिया। अगला क्वेश्चन, जनवरी 26 में 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करते हुए UN टूरिज्म की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी, तो UN का टूरिज्म की जो पहली महिला बनी है इतने साल के बाद। UN को भी हम लोग देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे जगह पे क्या होता है, US का प्रभाव रहता है या फिर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव रहता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को इतना दूर तक नहीं लिया जाता, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पहली महिला बनी है जो UN टूरिज्म के लिए, तो भारत की, तो कौन है, शेख नासिर अल नवाइस, ठीक है, ये पहली महिला बनी है UN टूरिज्म की। तो UN, UNESCO, IUCN, इसके कोई अध्यक्ष, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
ऐसा कोई बनता है तो हमें याद करके रखना पड़ता है। जैसे कि गीता गोपीनाथन बनी थी, ठीक है, IMF के डिप्टी डायरेक्टर। उसके बाद जो अरिजीत पटेल हैं वो भी IMF में बने हैं प्रबंधन में। तो क्या है कि वैसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमें पता रहता है व्यक्तित्व को। ये इंपॉर्टेंट है। 2025 में न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और एक सदी के सबसे युवा महापौर कौन बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस देश में सबसे ज़्यादा हेट मुस्लिम के साथ हो रहा है उसमें एक व्यक्ति जाके, वो भी न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक महापौर बन रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, ठीक है, और वो भी भारतीय मूल के, और या फिर भारतीय संस्कृति का उन्होंने यूज़ किया था, बॉलीवुड का एक्सटेंसिवली कैंपेन में यूज़ किया था। उसका नाम क्या है? जोहरान ममदानी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे न्यूज़ में आ जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में दिख जाएंगे। भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? अभी रिसेंटली नए जो 24 नवंबर को शपथ लेंगे, तो 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? गवई साहब तो अभी तो जा रहे हैं, ये तो ख़त्म हो गए, मतलब जा रहे हैं, मतलब रंजन गोगोई पहले थे, उसके बाद राज्यसभा में आ गए। तो अभी कौन होंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत होंगे। तो ये पता रहना चाहिए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, PSC के लिए, ठीक है ना। PSC के लिए ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो 53वें, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2025 में भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी? तो ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनती सुप्रीम कोर्ट में के जो समिति का? अब देखो, भारतीय संस्कृति में या फिर बोला जाए तो गवर्नमेंट में इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट चलता है कि सबका वहाँ पे साथ हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रतिनिधित्व भी हो। तो ट्रांसजेंडर के भी जो विषय हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको भी लेके रखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में गठित समिति में किसको? अक्के पद्मशाली, इसको सदस्य बनाया गया है, ये ट्रांसजेंडर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2025-26 के लिए फिक्की जो फेडरेशन है इंडस्ट्रियल जो चैम्बर का है ना, इंडस्ट्रियल जो चैम्बर्स हैं जो इंडस्ट्री को सब जो प्रतिनिधित्व करते हैं, कि अध्यक्ष निर्वाचित के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष नया कौन बने हैं, किसको बनाया गया है 2025-26 के लिए? ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बैंकिंग में आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हर्षवर्धन अग्रवाल नहीं होगा, राजीव बजाज नहीं होगा, ये कौन है? अनंत गोयनका, ठीक है, अनंत गोयनका हो जाएगा। तो ऑप्शन B हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बॉलीवुड गायिका पलक मुखाल, ठीक है, पलक मुखाल, इनका नाम क्या है? पलक मुच्छल, सॉरी पलक मुच्छल, ठीक है, ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितने हृदय चिकित्सा संचालन के लिए धन जुटाने का रिकॉर्ड बनाया? तो कितने मरीजों को उन्होंने उनका हार्ट सर्जरी के लिए, आपका बोल सकते हो क्या बोलते हैं, हार्ट सर्जरी करवा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कितने? 3800। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो हार्ट के लिए जो अच्छा काम, सर्जरी के लिए बहुत सारे जो धन जुटाए या फिर उसके लिए बहुत अच्छा काम किया, उसका नाम क्या है? पलक मुच्छल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? कौन से राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? तो क्या हो जाएगा? गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, ये कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप बोलेंगे तो अन्ना हजारे जी वहाँ पे, या फिर बोल सकते हो उन लोग के कारण बहुत सारे कैंपेन कराए हैं वैसे लोग, कि पानी को बचाना है। जो आपका नागपुर के रीजन के आसपास बहुत ज़्यादा पानी की कमी पड़ती रहती है, तो उसके लिए क्या प्रबंधन के लिए इस राज्य को धीरे से पुरस्कार भी मिला है। एक बार तो इतना पानी की कमी बढ़ गई थी, ट्रेन में हम लोग को लातूर वाला एरिया में पहुंचाना पड़ गया था। तो कौन सा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
2015 में 2708 करोड़ का दान के साथ हुरान इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया। किसने जो परोपकारी जो फिलैंथ्रोपी है, लोगों को दान दिए हैं, तो उस सूची में हम लोग जब देखते हैं तो हमेशा कौन नंबर 1 दिखते हैं हमको? अजीम प्रेम जी। लेकिन इस बार के सूची ने कौन? शिव नादड़, जो HCL का संस्थापक है। HCL अगर कंपनी नाम सुने होंगे तो वो, अब वो HCL को उनकी बेटी रोशनी नादड़ संभाल रही है, ठीक है ना। वो भी एक न्यूज़ में थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा शायद महिलाओं में ऐसे अमीर में से एक है। तो अभी कौन परोपकारी लिस्ट में कौन आ गया? शिव नादड़। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में अग्रणी कार्य हेतु 2025 में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला? तो कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में जो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। भारत के किस शहर को 2025 में उसकी शाही व्यंजनों के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है? तो कौन से सिटी को? गैस्ट्रोनॉमी मतलब जहाँ पे खाना पीना अच्छा रहता है, ठीक है ना, उसका एक कल्चर है। तो उसके लिए जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ने इसको शामिल किया गया है। हैदराबाद नहीं, ठीक है ना, पहले से है। कोलकाता नहीं, जयपुर नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। अभी रिसेंटली लखनऊ को ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो कंप्यूटेशनल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने अभी रिसेंटली जो 10-15 दिन का जो नवंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि स्टैटिक के रूप में और एग्ज़ाम के थीम के रूप में जिसको पूछा जा सकता है, उसको हम लोग ने कंप्लीट किया, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।